देख रहे हैं इनकम आउटरीच। मैं हूं पुरुषोत्तम। प्यारे दर्शकों, आपने पिछला वीडियो जो देखा, आओ गैम्बलिंग करें, वैसे तो टाइटल बड़ा ही अजीबोगरीब था, पर नॉलेज उस वीडियो में उतनी ही ज़्यादा अहम थी, बहुत इम्पोर्टेंट थी, जिसमें कि मैंने गैम्बलिंग को स्टॉप करने के लिए और गैम्बलिंग के विरोध में मुझे वो चीज़ पसंद नहीं होती। मैंने यही चीज़ समझाने की कोशिश करी है उस वीडियो में कि गैम्बलिंग नहीं करनी चाहिए, खास करके जब तक एक्सपीरियंस ना हो तब तक तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। यही चीज़ मैंने उसमें बताने का कोशिश किया है और आप लोगों का प्यार भी बहुत मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो हमारा वीडियो है, जो टॉपिक आपने देखा, वो एक्सपेक्टेशन, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी की सीरीज़ मैं आज से शुरू कर रहा हूँ और ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी तो वैसे ही अपने आप में ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानी जाती है और होती भी है। इस चीज़ को हर एक ट्रेडर महसूस करता है। आप भी जब ट्रेडिंग करेंगे और एक्सपीरियंस हो जाएंगे तो इस चीज़ को महसूस करेंगे। लेकिन इसमें एक्सपेक्टेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक्सपेक्टेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि इसे मदर ऑफ इमोशंस कहा जाता है। सारे इमोशंस इसी एक एक्सपेक्टेशन से जनरेट होते हैं, जन्म लेते हैं, इसीलिए इसे मदर ऑफ इमोशंस कहा जाता है। तो इस चीज़ को मैं आपको अपने वीडियो में प्रूव करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि इमोशंस सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन के आने से स्पॉन्टेनियसली सारे इमोशंस आने लगते हैं, वन आफ्टर वन, और आप उसे रोक नहीं सकते। इसी की वजह से एक्सपेक्टेशन को मदर ऑफ इमोशंस माना गया है। ये चीज़ आपको वीडियो में पता चलेगा कैसे है ये और कितना इम्पोर्टेंट है ये, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है ये। उसके बाद सॉल्यूशन की भी बात करेंगे। तो टाइम और वेस्ट नहीं करते हैं और चलते हैं सीधे अपने वीडियो पर और आपको समझाता हूँ। आप ध्यान से समझिए और आपको जो भी नॉलेज यहाँ पर मिल रही है वो डायरेक्टली आप अपने ट्रेडिंग में जाकर उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यही इस चैनल की सबसे बड़ी खास बात है। इसलिए चैनल से जुड़िए और नॉलेज को शेयर कीजिए, खुद भी सीखिए, लोगों की भी मदद कीजिए। अगर आपका कुछ भला होता है तो वो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मेरा मेहनत सफल हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो पर। आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से। वेलकम टू दिस वीडियो। आइए शुरू करते हैं वीडियो। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको बता देना ज़रूरी समझता हूँ। सबसे पहली बात मैं बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को देखने के लिए आपका डेप्थ का रिक्वायरमेंट है। आप डेप्थ मोड में चले जाइए, उसके बाद ही इस वीडियो को देखिएगा तो समझ में आएगा। ऊपर ऊपर देखकर अगर कुछ सीख लेना चाहेंगे तो इस वीडियो से शायद आपको कुछ समझ में ना आए। सबसे पहली बात ये है। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये वीडियो का जो कंसेप्ट है थोड़ा सा स्पिरिचुअल कंसेप्ट है। स्पिरिचुअल से मेरा तात्पर्य ये है कि जो भी चीज़ हमारे माइंड और सोल जैसी चीज़ों से जो भी रिलेटेड हो वो स्पिरिचुअल कंसेप्ट कहा जाता है। और इस वीडियो का ट्रेडिंग साइकोलॉजी का ही एक्चुअली कहें तो समस्या भी माइंड में ही लाई करता है और समाधान भी माइंड से ही निकल के आता है। सीखता भी माइंड है, इम्प्लीमेंट भी माइंड करता है और ट्रेडिंग पूरा का पूरा माइंड गेम होता है। इसीलिए मैंने एक अपने स्ट्रेटजी वाले वीडियो में लास्ट में ये चीज़ कही थी उस वक्त कि ट्रेडिंग एक स्पिरिचुअल जॉब है। इसमें जो भी नॉलेजेस हम लोग यूज़ करते हैं वो सारी की सारी स्पिरिचुअल कंसेप्ट से ही आती है, ठीक है ना। हालांकि हम लोग इस वीडियो में ट्रेडिंग के कंसेप्ट से इसको समझेंगे,
ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से इसको समझने का कोशिश करेंगे इस कंसेप्ट को, लेकिन ये कंसेप्ट स्पिरिचुअल है, ठीक है, मैं यही कहना चाह रहा हूं। दूसरा पॉइंट ये है कि मैंने यहां पर दो टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी और मार्केट साइकोलॉजी। आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा, ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं। लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, दोनों को एक ही समझ लेते हैं। नहीं, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के नॉलेज से आप अपने ट्रेडिंग बिहेवियर को सुधार सकते हैं, और मार्केट साइकोलॉजी के नॉलेज से आप मार्केट के बिहेवियर को समझने में उसको देखने का नज़रिया, मार्केट को देखने का नज़रिया बदल सकते हैं। आप अपना उस नॉलेज का यूज़ करके मार्केट के बिहेवियर को समझ सकते हैं, मार्केट साइकोलॉजी के नॉलेज को यूज़ करके, ठीक है। तो इस चीज़ में बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत रखिएगा, ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। तीसरा पॉइंट हमारा है नोइंग एंड एक्सेप्टिंग। ये भी बिल्कुल अलग अलग चीज़ है। देखिए, मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। जानना और मानना दो डिफरेंट टास्क होता है। जानना मीन्स हैविंग नॉलेज, उसका कोई रिजल्ट नहीं होता। आप किसी चीज़ को जान लेते हैं, आप जानते हैं आप कि सुबह उठना बहुत ज़रूरी है, नित्य एक्सरसाइज करना चाहिए, टाइम से खाना खाना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं, लेकिन इसे इम्प्लीमेंट कितने लोग कर पाते हैं? बहुत कम। तो सुबह उठना और एक्सरसाइज को तो बिल्कुल ही लोग इग्नोर कर देते हैं। तो ये चीज़ जो है ना, मतलब ये सारी चीज़ें इग्नोरेंस से उत्पन्न होती हैं। तो एक्सेप्टिंग मीन्स स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग, और वो आपको रिजल्ट देने वाला होगा, उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा ही। जो लोग सुबह उठते हैं और जो लोग टाइमली अपने लंच डिनर को मेंटेन रखते हैं, एक्सरसाइज रेगुलर करते हैं, उनका फिजिकल स्टेटस जाकर देखिए, बिल्कुल आपको डिफरेंस आ जाएगा। एक नॉर्मल एक ह्यूमन बीइंग और जो रेगुलर मेंटेन में रखते हैं अपने आप को, उनका जो इम्प्लीमेंटेशन में लाते हैं उस चीज़ को, सुबह उठकर वॉकिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, ये सारी चीज़ें जो करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइजेस करते हैं, तो उनका फिजिक एक अलग ही लेवल पे रहता है। तो ये चीज़ है इम्प्लीमेंटेशन। तो यही डिफरेंस है जानने में और मानने में। दोनों को एक समझने का गलती मत कीजिएगा। रिजल्ट आपको आपका नॉलेज नहीं देगा, रिजल्ट आपको आपका इम्प्लीमेंटेशन देता है हमेशा। तो एक है नॉलेज गेन करना और एक है नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना, यही डिफरेंस है जानने और मानने में। चौथा पॉइंट है हमारा, क्योंकि ये एक सीरीज है तो सीरीज का एक अपना नियम होता है, हर वीडियो का जो टॉपिक है वो अपने अगले वाले वीडियो के टॉपिक से का बेस है, रिलेटेड है। यानी कि अगर ये पहला वाला वीडियो क्वेश्चन है, इसका अगला वीडियो इसका आंसर होगा, और इसी सीक्वेंस में ये पूरा वीडियो रन करेगा, पूरा सीरीज रन करेगा, ठीक है। इसमें जितने भी टॉपिक आएंगे उसमें पहला वाला जो वीडियो है उसका आपको क्लैरिफिकेशन नेक्स्ट वाले वीडियो में मिलेगा, नेक्स्ट वाले वीडियो का क्लैरिफिकेशन आपको उसके नेक्स्ट वाले वीडियो में मिलेगा। यानी कि ये अगर क्वेश्चन है तो वो आंसर होगा, ठीक है। यही सीक्वेंस है। अब और टाइम नहीं वेस्ट करते और चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पर। ओके, चलिए आ गए हम अपने टॉपिक पर। ये है हमारा आज का टॉपिक, एक्सपेक्टेशन, मदर ऑफ ऑल इमोशंस। ओके, अभी मैं बताऊंगा कि इसे मदर ऑफ ऑल इमोशंस क्यों कहते हैं। पहले एक्सपेक्टेशन को समझ लेते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू यहीं पर दे देता हूं। देखिए, ये है एक्सपेक्टेशन। क्या है? इच्छा। कोई भी इच्छा होती है, अच्छी हो बुरी हो डजंट मैटर, इच्छा है, ठीक है। उस इच्छा जैसे ही माइंड में आई पहली बार, उसके तुरंत बाद उसके बाल बच्चे भी आने लगते हैं। बाल बच्चे मीन्स उसके अगले अगले लेग्स अपने आप आते हैं। ये आपको नेक्स्ट स्लाइड पर समझ में आएगा। और इसी वजह से सिर्फ एक इसके आने से
ये सारे अपने आप आ जाते हैं स्पॉन्टेनियसली। दे डोंट नीड योर परमिशन। इनका अपना काम करने का सिस्टम है। माइंड ऐसे ही वर्क करती है। माइंड में जैसे ही इच्छा आएगी इसके लेग्स अपने आप निकल आएंगे। हर इच्छा का अपना लेग होता है, ठीक है। अब वो कैसे वर्क करता है, कैसे फंक्शनेट होता है, इसको हम लोग समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ये देखिए आ गए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर। ये तो हो गई इच्छा, अभी मैंने बताया। अब इस इच्छा का दो अंजाम हो सकता है, ये एक्शंस। इस पे दो एक्शंस हो सकते हैं, या तो ये कंप्लीट होगी या तो ये इनकम्प्लीट रहेगी। तो इसके इन्हीं दोनों एक्शंस पर तेज होकर इसके आगे के लेग्स क्या क्या इसके निकलते हैं उसको समझने की कोशिश अगले स्लाइड पर करते हैं। ये आ गए हम लोग दूसरे स्लाइड पर, अगले वाले स्लाइड पर। अब देखिए यहाँ तक हो गई बात, या तो वो कंप्लीट हुई या तो इनकम्प्लीट हुई। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा एक चीज आपको बता देना अब जरूरी हो जाता है कि इसे हम जब ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर हमारी इच्छा क्या हो सकती है। एक ट्रेडर की क्या इच्छा होती है, उसे हर एक ट्रेड से प्रॉफिट हो, यही होती है। लॉस कोई भी नहीं चाहता, तो प्रॉफिट यही हमारी इच्छा है, ठीक है। इसे आप इच्छा मान लीजिए, एक्सपेक्टेशन मान लीजिए। अभी इसके साइज को छोड़ देते हैं, ओके। तो मान लिया अब ये पूरी हो गई, इच्छा हमारी कंप्लीट हो गई, प्रॉफिट हो गया। इसके बाद का लेग क्या है, ग्रीड। इसके तुरंत बाद ग्रीड ने जन्म लिया, लालच आया मन में। लालच के बाद जैसे ही लालच ट्रिगर करेगा उसके तुरंत बाद माइंड में ईगो ट्रिगर हो जाएगा। उसका फॉर्म अलग होगा, वो आपको डायरेक्ट ईगो मतलब आप किसी को मारपीट नहीं करने लगोगे, लेकिन आप यूफोरिक हो जाओगे, वो ईगो ही है, ठीक है। उसका फॉर्म अलग अलग होता है। यूफोरिक यानी यूफोरिया। यूफोरिया एक माइंडसेट है, ठीक है, इसे आप समझिए, ये एक माइंडसेट है। ये किस प्रकार का माइंडसेट है कि जब आप, एक होता है कॉन्फिडेंस और एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस। जब आप ओवर कॉन्फिडेंस के फेज में चले जाते हैं तो वहां पर फिर आप किसी को भी मतलब इंसान को इंसान नहीं समझने लगते, अपने आप को भगवान समझने लगते हैं। आपको ऐसा फील होने लगता है कि बस आपको नीच भगवान, ठीक है। तो ये वाली जो फीलिंग होती है ना, इसे मार्केट के टर्म्स में यूफोरिया कहते हैं। ऐसे यूफोरिया वाले स्टेजेस में जब माइंडसेट चला जाता है तो फिर वहाँ पे ट्रेडर्स बहुत वाइटल मिस्टेक करने लगते हैं। और उसके बाद सबसे पहला जो चीज़ आप करने लगेंगे कि आप अपने ही सिस्टम को फॉलो करना बंद कर देंगे। आप बिल्कुल भी अनडिसिप्लिन्ड हो जाएंगे, एक बहुत ही मतलब गंदे वाले बच्चे हो जाएंगे आप उस समय, ठीक है। आप अनडिसिप्लिन्ड हो जाएंगे। जब अनडिसिप्लिन्ड हो गए तो आपने किसी भी नियम का रेस्पेक्ट नहीं करना है। फिर उसके बाद आप ज़रूरत से ज़्यादा ट्रेडिंग करने लगेंगे। सिग्नल आया नहीं आया, डोंट मैटर, आई वांट प्रॉफिट, ये आपकी टेंडेंसी हो जाती है। मुझे और ज़्यादा चाहिए, मुझे और ज़्यादा चाहिए, ये वाली जो टेंडेंसी है ना, वो जाग जाती है। और जागने के बाद ऐसा जब आप करते हैं तो आपको फिर फाइनली लॉस होने लगता है। आप एक चीज़ गौर कीजिएगा, जितने लोग ट्रेडिंग करते हैं और वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो तो इस चीज़ को बड़ी आसानी से समझ जाएंगे कि कभी भी आपने मान लीजिए सुबह सुबह कोई ट्रेड लिया और आपको प्रॉफिट हो गया, ओके। अब प्रॉफिट में आप पूरे दिन मतलब आपको चाहिए वहाँ पे कि आप स्क्रीन बंद करके चले जाओ, लेकिन आप ऐसा नहीं करते, आप स्क्रीन पे लगे रहते हैं। मार्केट भी वैसे ही है, वो हम लोग मार्केट बिहेवियर में समझेंगे उस चीज़ को, मार्केट साइकोलॉजी में कि मार्केट क्या करती है उस वक्त, लेकिन फिलहाल हम लोग सिर्फ यही समझेंगे कि हम क्या करते हैं। तो हम मार्केट को देखते रहते हैं और मार्केट हमें फिर कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी दिखाती है, बुला लेती है, और बुला लेने के बाद हम लोग फिर से हमारा माइंड जो है वहाँ पर फंस जाता है। और फंस जाने के बाद हम लोग अनावश्यक ट्रेड लेना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब
सिग्नल नहीं आया तो भी ले रहे हैं, सिग्नल आया हुआ है बहुत ऊपर चला गया फिर भी ले लिया। मतलब डर बिल्कुल खत्म हो जाता है अंदर से उस समय। वही वाली स्टेज होती है यूफोरिया की, ठीक है ना। ये एक ईगो का फॉर्म है और हम लोग लास्ट में लॉस कर लेते हैं। और सुबह सुबह आपने प्रॉफिट कर लिया। हाँ, तो मैं बता रहा था कि आप सुबह सुबह प्रॉफिट कर लेते हैं कभी, और आप देखते हैं कि आप बिल्कुल ट्रेड करते रहते हैं और फिर लास्ट में आपको नहीं, कम से कम अगर रेड में क्लोज हुए ना, तो जो प्रॉफिट आपको हुआ था उससे तो कम से कम जरूर कम हो जाएगा, प्लस साथ में ब्रोकरेजेस और टैक्सेस अलग से भाग रहे होंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम लोग इग्नोर करने लगते हैं, ठीक है। अब हम लोग चले आते हैं दूसरे वाले एक्शन पर। मान लीजिए कि अब दूसरा केस ये है कि हमने एक्सपेक्ट किया था कि हमें प्रॉफिट हो, ठीक है, और प्रॉफिट हमें नहीं हुआ, हमें लॉस हो गया, ओके। तो फिर क्या होगा? तो होगा यही कि आप दुखी हो जाओगे सबसे पहले अपने लॉस से। अगर एक बार दो बार और कर लिया तो फिर आपको गुस्सा भी आने लगेगा, और इसके जैसे ग्रीड के तुरंत बाद ये मतलब ईगो आ जाता है यूफोरिया के फॉर्म में। उसी प्रकार यहाँ पर भी ईगो जाग जाता है आपके प्रोटेक्टर के फॉर्म में, जिसे कि आप रिवेंज कहते हैं, बदला लेना, कि मैं बदला लूंगा। ये वाली चीज़ अंदर से आ जाती है। वो आपको क्लियर नहीं दिखाई देगी तब तक जब तक कि आप अपने इनर माइंड में उस समय अपने माइंड को स्टडी करने के लिए घुस न जाए अपने ही अंदर, ठीक है। तब तक आपको ये क्लियर चीज़, ये सारी चीज़ें होती हुई दिख जाएंगी, लेकिन बहुत प्रैक्टिस लगेगा तब। इसके लिए मेडिटेशन की आवश्यकता पड़ती है, वो मैं बाद में उसको टैकल करूँगा उस टॉपिक को। इन सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए ज़रूरत पड़ता है मेडिटेशन का। तो फिर बहुत हद तक आपको माइंड की गतिविधियाँ समझ में आने लगती हैं, और इसीलिए हर ट्रेडर कहीं ना कहीं कभी ना कभी मेडिटेशन करता ही है, ठीक है। वजह यही है क्योंकि हर ट्रेडर को ये बात समझ में आने लगती है जो मैं अभी समझा रहा हूँ। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज है फ्रेंड, ये कोई मतलब कहीं से कॉपी किया हुआ नहीं है, ये मेरा अपना बनाया हुआ है। आप इसको समझेंगे तो आपको बिल्कुल ये आप पाएंगे कि ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकली। और जिस तरह से मैं बता रहा हूँ ना, ये इसी तरह से मार्केट में 110% वर्क करेगी, आप देख लेना। इन चीज़ों को जब आप समझते हो ना, उसके बाद आपको पता चलने लगता है कि जैसे ही मान लो कि आप प्रॉफिटेबल कभी हुए, आप एक्सपीरियंस होल्डर हो गए पहले तो, ठीक है। आप एक्सपीरियंस होल्डर हो गए, आपने ये सारी चीज़ें समझ ली, माइंड की सारी गतिविधियों को, उसके बाद आप एक्सपीरियंस होल्डर हो गए। अब आप मान लो कभी प्रॉफिटेबल हो गए जब, तो प्रॉफिटेबल होने के बाद जैसे ही ग्रीड आएगा आप वहीं पर क्या हो जाओगे? अलर्ट हो जाओगे। जो एक्सपीरियंस होल्डर होंगे वही ये काम करेंगे। जो बच्चे हैं, अभी अभी आए हैं, उनको ये सारी चीज़ें पता नहीं होंगी, ठीक है। या जो वीडियो देख कर जाएगा इस तरह की, उसे तो पता हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे? आपको वो वाली बात याद आ जाएगी, अब मुझे ट्रेडिंग नहीं करनी है, सिस्टम बंद कर देना है क्योंकि मेरे अंदर ग्रीड आ रहा है। क्योंकि आपको सारा स्टेजेस पता होगा ना कि ग्रीड के बाद मैं यूफोरिक हो जाऊंगा, यूफोरिक होने के बाद ओवर ट्रेडिंग करने लगूंगा, अनडिसिप्लिन हो जाऊंगा, और फिर मैं लास्टली लॉस ही करके उठूंगा। तो ऐसे सिचुएशन में जाने से अच्छा है कि मैं पहले ही सिस्टम को बंद कर दूं, ठीक है। क्योंकि फिर वहां पे माइंड के जब चपेट में अगर एक बार आप चले गए ना, तो फिर आप उससे इतनी आसानी से नहीं निकल सकते। क्योंकि ईगो जो आप देख रहे हो, ये वाला जो इमोशन है, ईगो दोनों ही जगह है, ये इतना स्ट्रॉन्ग इमोशन होता है कि इससे ओवरकम कर पाना आसान नहीं होता। इस एक इमोशन के चक्कर में आकर लोग मर्डर तक कर देते हैं, समझ रहे हो ना। थोड़ा सा वायलेंट वाला वर्ड है ये, ठीक है, लेकिन समझाने के लिए मैंने इसे यूज किया। लोग मर्डर तक कर देते हैं। ये ईगो वही चीज है। लोग किसी को भी मतलब आप देखोगे कि कोई अमीर आदमी जब किसी के पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं, वो इंसान को इंसान नहीं समझने लगता। क्यों? ड्यू टू हिज ईगो। उसके अंदर ईगो ने जन्म ले लिया है, और फिर वो अपने मतलब डाउन ग्रेड में चला जाता है, डाउनफॉल में जाने लगता है। फिर वो धीरे। ये सारी चीज़ें मैं बाद में टेकल करूँगा, ये एडवांस फेजेस हैं।
फिलहाल हम लोग यहीं पर रहते हैं इसी स्लाइड पर। तो सैड, पहले आप दुखी हो गए लॉस होने पर, उसके बाद फिर आपको गुस्सा आ गया और गुस्सा आने के बाद फिर आप ईगोइस्टिक हो गए और ईगोइस्टिक में होने के बाद फिर आप रिवेंज ट्रेडिंग, उसका फॉर्म बदल गया यहाँ पर। जैसे यहाँ पर ईगो आया था तो आप यूफोरिक हुए थे, यहाँ पर आप रिवेंज वाले हो जाओगे, बदला लेने का सोचोगे। यहाँ पर आप किसी को कुछ भी समझना बंद कर दोगे और यहाँ पर आप बदला लोगे, अपने आप को कुछ ज़्यादा ही समझने लगोगे कि मैं ले सकता हूँ बदला। ठीक है, तो ये उसके बाद जब आप ये ट्रिगर होगा तो फिर आप फियरफुल हो जाओगे और फिर उसके बाद फियरफुल की स्थिति में जब माइंडसेट चला जाएगा तो फिर वहाँ पे आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। और एक्चुअली ये रिवेंज के वक्त ही फियरफुल भी इंसान हो जाता है, पहले फियरफुल होता है तभी रिवेंज वाला होता है वो, ठीक है ना। तो साथ ही साथ होता है और ये सब इतना क्विक होता है ना कि आपको टाइम नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। आप सोचोगे ना कि ये यहाँ पे स्लाइड में है, स्टेप बाय स्टेप है, तो पहले ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा। अरे भैया नहीं, इतना स्लोली तो मैं समझा रहा हूँ, इतना स्लोली होता नहीं है ये। दे ऑल ट्रिगर्ड एट अ लॉट, मतलब ट्रेड कंप्लीट हुआ, आपका जो इच्छा था वो कंप्लीट हुआ, ये सारी चीजें आपके अंदर आ गई तुरंत से। वहाँ पे फिर आप माइंड को रोक नहीं सकते, ये उसका नेचर है भाई, आप उसको नहीं बदल सकते। ये भगवान का बनाया हुआ सिस्टम है, ऐसे ही वर्क करता है। यहाँ पे आप दुखी होगे, गुस्सा हो जाएगा आपको, फिर आप उसके बाद रिवेंज में आ जाओगे और फिर उसके बाद आप रिवेंज ट्रेडिंग करने लगोगे, फियरफुल हो जाओगे और उसके बाद यहाँ पर जो लॉस आपने पहले किया था जिसके वजह से ये आपको ये ट्रिगर हुआ था, उससे कहीं ज़्यादा बड़ा आप लॉस यहाँ पर करके बैठ जाओ। तो ओवरऑल इस स्लाइड का समरी क्या है कि चाहे आप ये करो चाहे आप ये करो, यानी कि आपकी इच्छा जो है, आपकी जो इच्छा है वो चाहे पूरी हो या ना हो, प्रॉब्लम आपके लिए दोनों ही स्थिति में, ठीक है। अब इसके आगे तो इसका सॉल्यूशन क्या है, अब यहाँ पे सवाल आता है सॉल्यूशन का। देखिए, हमने ये कई बार सुना है कि हमारे लाइफ का बहुत सारा जो प्रॉब्लम है ना, उसका सॉल्यूशन एक जगह, एक वो पुस्तक है, वो रिलीजियस पुस्तक है जिसमें हमें मिल जाता है। पुस्तक क्या है, उसका नाम सोचिए, तब तक मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। गीता, भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता में हर तरह के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन छुपा हुआ है, ऐसा हमने पढ़ा है, सुना है। देखते हैं आज इसको प्रैक्टिकल कर है क्या। ये गीता का एक श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माम शुचः। ठीक है, 18वां अध्याय 66वां श्लोक। इस श्लोक में मैंने ये श्लोक आपको क्यों दिखाया, समझा देता हूँ, थोड़ा सा इलैबोरेट कर देता हूँ, थोड़ा सा समझ लीजिए। इसके थोड़ा सा बैक में चलेंगे। ये तो 18वां अध्याय का है। भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को युद्ध भूमि में, कुरुक्षेत्र भूमि में ले जाकर खड़ा किया, तो अर्जुन अपने ही सगे संबंधियों को देखकर डर गया। तो उसने गांडीव रख दिया और बोला कि मैं अब युद्ध नहीं कर सकता, मैं डर चुका हूं। वो फेयरफुल हो गया, वहां पर ईगो जाग गया उसका, वो फेयरफुल हो गया। ईगो का फॉर्म आप समझिए, ईगो मतलब हर वो चीज जिसे आप फील करते हैं ना, दैट इज लाइंग अंडर योर ईगो। ओके, ईगो वही चीज है। तो ईगो के डेप्थ में अभी हम नहीं जाएंगे, मैं जो चीज समझाना चाह रहा हूं आपको, बस आप उस चीज को समझिए। तो फिर वहां पे वो फेयरफुल हो गया। फेयरफुल होने के बाद
जब उसने अपने धनुष को रख दिया तो भगवान ने उसे कई तरीके से समझाया कि भाई देखो ऐसा है कि तुम युद्ध करो। उन्होंने ये भी कहा कि अर्जुन तुम सिर्फ कर्म की चिंता करो, फल की चिंता मत करो। फिर भी वो नहीं समझा, वो नहीं माना। तब लास्ट में, बिल्कुल ही लास्ट में 18वें अध्याय में जाकर सबसे लास्ट श्लोक है ये, उन्होंने कहा था कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसका अर्थ यही हुआ कि तुम सारे धर्मों को त्याग कर सिर्फ केवल एक मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा और तुम्हें शुद्ध कर दूंगा। इसका अर्थ इस श्लोक का यही होता है। तो ये चीज मैंने आपको क्यों दिखाई, इसका प्रैक्टिकल फॉर्म आपको इस पॉइंट पर दिखेगा। ठीक है, देखिए, द सॉल्यूशन इज टू कंप्लीटली अवॉइड एक्सपेक्टेशन व्हाइल आवर ट्रेडिंग बिकॉज एज ऑफ नाउ वी हैव अंडरस्टूड दैट यस एक्सपेक्टेशन इज ओनली द मदर ऑफ ऑल इमोशंस। अभी तक हम ये समझ चुके हैं कि अभी जो हमने पिछला स्लाइड देखा और जितनी भी बातें समझी हैं अभी तक, उसमें हम लोग ये समझ चुके हैं कि हाँ, इच्छाएं जो होती हैं वही सारे इमोशंस की माँ है, जननी। ठीक है, उसी से सारे इमोशंस जन्म लेते हैं, क्योंकि उसके आए बगैर इमोशंस, बाकी इमोशंस नहीं आ सकते। बिना इच्छा के ग्रीड नहीं आ सकती। ठीक है, बिना इच्छा के आप दुखी नहीं हो सकते, बिना इच्छा के आप खुशी नहीं हो सकते, क्योंकि इच्छा पूरी होगी तो खुश होगे, इच्छा पूरी नहीं होगी तो आप दुखी होगे। जब इच्छा ही नहीं रहेगी फिर आपकी ये सारी इमोशंस कैसे आएंगे? ठीक है, तो इसका एक ही तरीका है कि आप एक्सपेक्टेशन को छोड़ दो। ये वही वाली बात है कि तुम सिर्फ कर्म करो और फल की चिंता मत करो, यानी कि आप फल की इच्छा रखो ही मत। ठीक है, लेकिन जब अर्जुन इस बात को नहीं समझा तो आप कैसे समझ जाओगे और आपका मन कैसे समझ जाएगा इस चीज? ये इतना आसान नहीं है इस चीज को मान लेना और इस चीज को कर लेना। जितनी आसानी से मैंने यहाँ पर लिख दिया और जितनी आसानी से मैं आपको ये चीज बता रहा हूं, ये इतना आसान नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, रियली इट इज एज सिंपल सॉल्यूशन एज इट सीम्स। जैसा ये दिख रहा है क्या उतना ही सिंपल है ये? नहीं। तो अर्जुन जैसा धनुर्धर इस चीज को करने में असफल हो गया तो हम लोगों को क्या होगा? ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। देखिए क्या लिखा है, रियली इट इज एज सिंपल सॉल्यूशन एज इट सीम्स। जो क्वेश्चन हमने वहां पे देखा था, यस इट इज एज सिंपल but it's hard to implement because the problem is within our mind that we can't do any work without expectations. अब देखिए ये नई समस्या आ गई। बिना एक्सपेक्टेशन के हम लोग किसी भी काम को कर ही नहीं सकते। ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जो कि ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाता है। जैसे ही आप किसी भी काम को करने के लिए जाते हैं ना, ये ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाता है कि उससे आपकी कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन हो जाएगी उस वक्त से। आप कहीं भी कुछ, एक पौधा भी आप लगाते हो ना, उससे आप कुछ ना कुछ चाहोगे कि वो एक ना एक दिन आपको फल देगा, तभी आप उसकी सेवा करोगे, नहीं तो कर ही नहीं सकते आप सेवा। और निस्वार्थ भाव जो लोग कहते हैं ना, वास्तव में वो निस्वार्थ नहीं होता है। आप देखोगे, आप एंटायर वर्क को देख लो, कोई भी करता हो, सब कुछ निस्वार्थ नहीं है, कुछ कामों को छोड़कर। एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, ठीक है ना, लेकिन अगर आप उस एक्सेप्शंस के भी लेयर बाय लेयर अगर इंटीरियर में पेनिट्रेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, कुछ ना कुछ वहाँ पे भी एक्सपेक्टेशन है। और मैं ये बात इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि मैं इस बात को जानता हूँ कि हर एक व्यक्ति का अपना एक ही ख्वाहिश होता है, उसे अच्छा चाहे,
उसे सुख चाहिए, उसे खुशी चाहिए, बुरा कोई नहीं चाहता, दुख कोई नहीं चाहता, ये ऑटोमेटिकली आता है, ये उसका बाई पार्ट है। मतलब आप अगर सुखी हुए तो दुखी होने का रीजन उसी सुख में छुपा हुआ रहेगा। ठीक है, ओवरऑल अगर डेप्थ में बोलूं तो यही है। अच्छा, ये एक्सपेक्टेशन अपने आप ट्रिगर होता है, इस चीज का प्रमाण कुछ तो प्रूव होगा कि हाँ हमें एक्सपेक्टेशन हमारी ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाती है। बिल्कुल है। आप अगर देखिए, सो वी स्टार्ट बिकमिंग इम्पेशेंट टू नो द रिजल्ट आफ्टर कंप्लीटिंग एनी काइंड ऑफ टास्क। आपने किसी काम को किया, अभी मैं वही चीज बता रहा था, आपने किसी काम को किया, आपको ये अंदर से एक प्रकार की ना अधीरता होने लगती होगी। आप देखते होंगे कि ये इसका रिजल्ट क्या होगा, ये क्या कब कंप्लीट होगा, ये कितने समय लगेगा कंप्लीट होने में, वगैरह वगैरह। ये सारे सवाल अपने अंदर अपने आप उठने लगते हैं। ठीक है, तो दिस इम्पेशेंस ओनली ट्रिगर्स ड्यू टू दैट एक्सपेक्टेशन। ये एक्सपेक्टेशन जो है उसी के वजह से ये इम्पेशेंस आपके अंदर ट्रिगर हुआ है। अगर वो नहीं होता तो ये एक्सपेक्टेशन अगर नहीं होता ना तो ये इम्पेशेंस भी नहीं होता, क्योंकि जिसे मतलब ही नहीं है कि अभी दिन है या रात, मैं जान के क्या करूँगा। एक अंधा अगर कोई है और वो अगर उसे बताऊं कि हाँ भाई अभी रात हो गई, और उसे ये भी चीज़ बताई जाए कि हाँ भाई अभी दिन हो गई, बोलेगा यार मेरे लिए क्या फर्क पड़ता है, मेरे लिए तो क्या दिन क्या रात, मुझे कोई फर्क ही नहीं है इससे। ठीक है, तो ऐसी वाली बात वो यूज करेगा। तो वहां पे समझिए कि उसे इन बातों से कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं। ठीक है, लेकिन उसका एक्सपेक्टेशन कहीं और होगा। ठीक है ना, जहां जिसका नीड होता है वहीं से आदमी एक्सपेक्टेशन भी जोड़ता है। सबका एक्सपेक्टेशन का डिफिनेशन अलग अलग हो सकता है। ठीक है, आप हर एक पर्सपेक्टिव पे उसको देख लीजिएगा अपने अंदर में एनालिसिस करके कि एक्सपेक्टेशन एक्चुअली में कोई छोटा सा वर्ड नहीं है। एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ा वर्ड है और बहुत बड़ा फील्ड है इसका। ठीक है, तो हर एक फील्ड में कहीं ना कहीं थोड़ा ना बहुत एक्सपेक्टेशन तो जुड़ा हुआ रहता ही है। एक्सपेक्टेशन अगर नहीं रहेगा तो आप वर्क ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपसे मैं अगर कहूँ कि आप आईएएस के कंपटीशन की तैयारी करो और आपको मैं रिजल्ट बता दूं कि आपका आईएएस में होगा नहीं, और अगर हो भी गया तो चलो मान लो ऐसा कोई प्रोविजन आ जाए कि आपका रिजल्ट किसी और को दे दिया जाए, जैसे कि 3 इडियट्स में हुआ था। याद है आपको वो क्या चांचड़, क्या नाम था उनका, आमिर खान का, उस मूवी में रणछोड़ दास चांचड़, उनका रिजल्ट किसी और के लिए पढ़ाई किया उस बंदे ने, सीखा उस बंदे ने, एग्जाम दिया उस बंदे ने, और रिजल्ट भी उस बंदे का ही था, फोटो भी उसी की थी, लेकिन वो एडिटिंग वगैरह दैट इज अनदर थिंग। लेकिन वो उसके मालिक के बेटे के लिए वो मतलब वो सारी डिग्रियां ले रहा था। वो निस्वार्थ सेवा, दैट इज आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन। ठीक है, लेकिन उस बंदे की भी एक्सपेक्टेशन थी क्या कि उसे सीखने का बहुत शौक था, वो पढ़ना चाहता था, उसकी ये एक्सपेक्टेशन, उसकी ये इच्छा थी कि मैं सीखूं। इसी एक्सपेक्टेशन की वजह से उसने ये नहीं देखा कि मुझे सर्टिफिकेट मिलेगा या नहीं मिलेगा, उससे उसे कोई मतलब नहीं है। उस बंदे ने पूरे अपने लाइफ को एक कॉलेज में इंजीनियरिंग किया और सर्टिफिकेट से उसे कोई लेना देना नहीं था, तो वो उसे जिस चीज़ से लेना देना था, वो ज्ञान, वो नॉलेज, वो उसने लिया और वो चला गया। सर्टिफिकेट से जिसे एक्सपेक्टेशन था उस बंदे ने सर्टिफिकेट ले लिया, उसी बंदे ने उसके पीछे खर्च भी किया, कॉलेज का फीस वगैरह। तो यही चीज़ है, मैं यही चीज़ कह रहा था कि आप जब किसी भी निस्वार्थ सेवा के भी डीप में जब जाएंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि उस बंदे को, जो बंदा काम कर रहा है एक्चुअल में जो वर्क कर रहा है ना, उसका अपना कोई ना कोई निजी तो एक्सपेक्टेशन होगा ही। ये एकदम फैक्ट है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं, मत रखिएगा। वही एक्सपेक्टेशन जो आपका उस वर्क से जुड़ा हुआ है ना, वही आपसे वो वर्क करवाएगा। और ये हमारे बैक ऑफ द माइंड में चल रही होती है। हम लोग ये जानते हैं पीछे से कि हमारा क्या एक्सपेक्टेशन है,
और उसी एक्सपेक्टेशन की वजह से हमारा जोश, हमारा जुनून, ये सारा चीज़, हमारा एग्रेसिवनेस उस वर्क को लेके, हमारा अटेंटिवनेस उस वर्क को लेके, हम लोग कितने तैनात रहते हैं उस काम को करने के लिए, कितने अवेयर हैं, कितने अलर्ट हैं, ये सारी चीज़ें उसी एक्सपेक्टेशन पर आधारित होती हैं। तो अगर एक्सपेक्टेशन को हटा दिया जाए तो कुछ नहीं बचेगा, माइंड विल बी एम्प्टी। इच्छा को अगर हटा दिया जाए तो वहाँ पे बिल्कुल जीरो बचेगा। देखिए, मैं आपको एक और श्लोक बताता हूँ इस जगह पे। एक वेद, ये जो अपने 4 वेद है ना, 4 वेद में से किसी एक वेद का ये श्लोक है, मुझे याद नहीं, आप सर्च करना चाहें तो कर लीजिएगा। मन एव मनुष्यानाम परम कारणम बंध मोक्ष। ठीक है, इसका अर्थ ये होता है कि मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। ये क्लियर वहां पे लिखा हुआ है। तो ये चीज जो है, आपको एक्सपेक्टेशन माइंड का सबसे इंपॉर्टेंट टूल है, उसको आप अगर हटा दीजिए, यानी उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है माइंड का एक्सपेक्टेशन, इच्छा। आप जो भी चीज चाहते हैं, दैट इज एक्सपेक्टेशन। वो छोटी हो सकती है, वो बड़ी हो सकती है, दैट इज अनदर थिंग। ठीक है ना? तो चलिए, इसको अब हम लोग अगले स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं कि क्या है वहां पर। देखिए, रियली ये वही क्वेश्चन है, रियली इट इज एज सिंपल सॉल्यूशन एज इट सीम्स। ये चीज मैंने अभी समझा दिया। तो हमने देखा कि वहां पे एक्सपेक्टेशन जो है, एक्सपेक्टेशन ही हमारे माइंड को में जो सबसे गहरा जगह बनाए हुए है, और एक्सपेक्टेशन की वजह से सब कुछ है। तो एक्सपेक्टेशन के बिना वर्क हो नहीं सकता, वर्क तो करना जरूरी है, तो एक्सपेक्टेशन भी रहेगा ही। और जब हम लोग एक्सपेक्टेशन को हटा नहीं सकते, तब तो कहानी ही खत्म हो गई, तब तो हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते थे, है ना? ये तो वही बात हो गई, आपका पूरा समय बर्बाद हो गया इस वीडियो में, है कि नहीं? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। नो, वेट, अभी हैप्पी एंडिंग नहीं आई है, इसलिए पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ठीक है? तो वो पिक्चर क्या बाकी है, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। दिस इज द पॉइंट ऑफ टाइम वेयर डिसिप्लिन इन ट्रेडिंग इज ट्रिगर्ड। देखिए, ये वो पॉइंट है जहां पर डिसिप्लिन की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि इस डिलेमा, जो हमारा जो ये किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति जो हो जाती है ना, कि क्या करें क्या ना करें, दैट सॉल्यूशन इज डिसिप्लिन। ओके, तो डिसिप्लिन को हम लोग थोड़ा डीप में समझेंगे, बट इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में। ये टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत डीप में समझाऊंगा। डिसिप्लिन कैसे आपको बचाता है, कैसे निकालता है आपको इस मन के इस चंगुल से, जहाँ पर कि आपके मन की जो इच्छा है वो पूरी भी हो जाए तो भी गड़बड़, ना पूरी हो तो भी गड़बड़। तो फिर इस समस्या का समाधान डिसिप्लिन में छुपा हुआ है। वो कैसे है, इस चीज़ को मैं डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा, नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको अगर इस चैनल से फ़ायदा हो रहा है और आपको लगता है कि हाँ कुछ सीख रहे हैं, आप कुछ सीख सकते हैं आप इस चैनल से रियली में, क्योंकि मैं जो भी यहाँ पर शेयर करता हूँ वो सारा का सारा प्रैक्टिकल नॉलेज, ठीक है, वो आपको कहीं किसी बुक में आपको कोई नहीं लिखा हुआ मिल जाएगा कहीं भी ये सारी चीज़। तो इसे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों से बांटिए। बांटने से ही ज्ञान बढ़ता है। और अगर कुछ दिक्कत हो, कोई तरह का कुछ समस्या हो, अगर आपको कहीं कुछ समझ में नहीं आया हो, कुछ पूछना हो, तो कमेंट सेक्शन है, वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो के बारे में कुछ बोलना है तो उसके लिए भी कमेंट सेक्शन है, वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं। ओके,
फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।